म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या हो फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित आपके कोई भी सवाल, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सभी सवालों के उत्तर आपको दूं, उन पर वीडियो बनाऊं और कमेंट में भी आपके सवालों के उत्तर देने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यानी कि मेरे वीडियोस पर कमेंट में आपने जो सवाल पोस्ट किए हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं और इस वीडियो में उनके सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और पहला सवाल मैं ले रहा हूं देवेंद्र सिंह जी का। देवेंद्र सिंह जी ने पूछा है कि उनके पास उनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। सभी फंड्स में ये एसआईपी कर रहे हैं और सवाल ये है कि बताइए क्या इन फंड में मैं बना रहूं या फिर कुछ चेंज करने की या कुछ ऐड करने की जरूरत है। तो देवेंद्र सिंह जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। और अगर मैं बात करूं आपके एसआईपी के अमाउंट को लेकर, तो वहाँ भी आपने, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में 500, मिड कैप में 500 और लार्ज एंड मिड कैप में 1000 रुपीज़, लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में 2000, तो एक बराबर से उसको डिवाइड किया हुआ है। तो देवेंद्र जी, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की स्कीम्स हो या किस तरह का असेट एलोकेशन हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप कुछ ऐसे गोल्स को लेकर चल रहे हैं जहां पर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा पोर्टफोलियो है क्योंकि आपके पास प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है। और साथ ही आपने क्योंकि सवाल पूछा है कि और क्या ऐड करूं, हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इंटरनेशनल इक्विटी भी शामिल है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह होगी कि यदि आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स हों जो कि इंडिया से बाहर लिस्टेड हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड स्कीम को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मैंने इस स्कीम पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा। तो इस तरह से जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, इनके साथ आप आगे बढ़िए और साथ ही यदि आप ऐड करना चाह रहे हैं तो एक फंड मैंने आपको ऐड करने का मैंने आपको सुझाव दिया है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल मुझे पूछा है राकेश कुमार जी ने। राकेश कुमार जी का सवाल है कि क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के फंड्स लेने की बजाय मैं 2 फ्लेक्सी कैप फंड ले लूं तो कैसा रहेगा। राकेश जी, आपके लिए भी और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको तीनों तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्लेक्सी कैप में जो एक सेबी की गाइडलाइन है उस हिसाब से 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। लेकिन यह तय नहीं है कि कितना परसेंट लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। और ऐसे में हो सकता है कि किसी एक वक्त पर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप में ही हो या लार्ज एंड मिड में हो, स्मॉल कैप बिल्कुल भी ना हो। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट रहे या उस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हमेशा बने रहें, तो ऐसे में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। और जरूरी नहीं है कि आप तीनों तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स में इक्वल इन्वेस्टमेंट करें और करना भी नहीं चाहिए। आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम रखना चाहिए। तो ऐसे में यदि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, इस तरह से आप एलोकेशन करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगला सवाल लेते हैं राजेश कुमार जी का। तो राकेश कुमार के बाद अब हैं राजेश कुमार
और राजेश कुमार ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। सवाल यह है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो राकेश जी, हर समय सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब आपके पास पैसा हो तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब जरूरत हो तब आप विड्रॉ कर लीजिए। यह हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग हो या फिर एसेट क्लास की चॉइस थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर समय सही समय होता है। और यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में काफी तेजी रही पिछले एक साल में और इक्विटी मार्केट अब काफी ऊंचाइयों पर हैं, ऐसे में क्या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो मेरी सलाह यहां पर भी होगी कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप एक साथ लमसम में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए या एसटीपी के जरिए निवेश करें। या मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप एसआईपी या एसटीपी नहीं करना चाहते हैं, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके आप 20-20 हजार 25 हजार रुपया इस तरह से डिवाइड कर दीजिए या और छोटे पार्ट्स में वीकली आप उसको इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ताकि वो पूरा पैसा आपका 3-4 महीने में इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाए। लेकिन आप एक साथ ना करें, लेकिन आप वेट ना करें कि नहीं जब समय आएगा, करेक्शन आएगा तब शुरुआत करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट और ऊपर चला जाता है, फिर इन्वेस्टर सोचता है कि बहुत इंतजार कर लिया, अब ये तो बढ़ता जा रहा है, फिर वो मतलब जब 51,000 सेंसेक्स है तब शायद लगे कि बहुत महंगा है, और जब 60 चला जाएगा तब शायद लगेगा कि अब मैंने लेट किया, अब कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ 40,000 पे जब सेंसेक्स था, तब भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊपर चला गया है, अब सही समय नहीं है, करेक्शन आएगा। करेक्शन का वेट करते रहे और मार्केट 51,000 क्रॉस हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है। और दूसरी बात, जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो वहां पर तो सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि एसआईपी का तो पर्पज ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यूनिट थोड़ा कम मिलेंगी, मार्केट नीचे आएगा तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, और लंबे समय में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगी। तो इसके लिए आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। तो आज के इस एपिसोड का अब आखिरी सवाल मैं यहां पर लूंगा, और यह सवाल मुझसे पूछा है विकास कुमार जी ने। विकास कुमार का सवाल है कि उनके पोर्टफोलियो में फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, और साथ में है सुंदरम मिड कैप फंड। तो विकास जी मेरी सलाह चाहते हैं उनके पोर्टफोलियो पे कि ये स्कीम कैसी हैं। तो जहां तक फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप का सवाल है, ये फ्लेक्सी कैप यानी कि ऐसी स्कीम जो लार्ज, मिड और स्मॉल किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में, और लंबे समय की बात करें तो भी स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 की बात की जाए तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं नहीं देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस फंड का साइज बहुत बड़ा है, और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बात की जाए तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। सो एचडीएफसी टॉप 100 की बजाय यदि लार्ज कैप की बात की जाए तो यहाँ पर एचडीएफसी टॉप 100 के मुकाबले में मैं सलाह दूंगा कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक अच्छा फंड है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन सुंदरम मिड कैप फंड से मैं आपको तुरंत निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस फंड में रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। आप यदि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन रिटर्न्स देखते समय यह भी जानना जरूरी है कि रिटर्न्स कहां से आए हैं। इस फंड का अल्फा नेगेटिव है। आप समझ सकते हैं कि फंड ने रिटर्न्स जनरेट करने के लिए काफी रिस्क लिया है, और वैसे भी यदि आप लास्ट 3 ईयर के रिटर्न आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले में भी रिटर्न्स काफी कम है। इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुंदरम मिड कैप फंड से एग्जिट कीजिए, उसकी बजाय आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड या एक्सेस मिड कैप फंड, इन फंड में से किसी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक मिड कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ऐसे में आप दूसरा मिड कैप फंड ऐड ना करने के बजाय स्मॉल कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है, आप 10 साल या उससे अधिक के समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप एक स्मॉल कैप फंड को ऐड कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड या फिर कोटक स्मॉल कैप फंड, इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने ये पहला वीडियो बनाया है आपके सवालों के ऊपर। तो यदि ये
आपको अच्छा लगता है तो मैं आपके सवालों के उत्तर इस तरह से वीडियो में दे सकता हूं। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आए तो आप अपना सवाल मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप, कंप्यूटर पर वेबकैम से अपने सवाल को रिकॉर्ड कीजिए और मुझे ट्वीट कर दीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। आप मुझे टैग कीजिए ट्विटर पर और अपना वीडियो वहाँ पर पोस्ट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपके सवाल को मेरे उत्तर के साथ में एडिट करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। और लास्ट में, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह के सवालों के उत्तर के साथ या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.